Jai Hind everyone. Today I am going to start a chapter Is Matter a Roundhouse Pure. This is the second chapter of class 9th. NCERT में चैप्टर 2 है और साइड टेक्स्ट बुक में चूँकि अलग अलग बुक्स आती है, तो जो भी हो, इस चैप्टर का नाम है इज मैटर ए राउंडहाउस प्योर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास करके जब से CBSE ने आपका सिलेबस चेंज किया है, यानी कि टर्म 1 में ये चैप्टर्स इंक्लूडेड है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को अच्छे से इसका थ्योरेटिकल पार्ट्स कवर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नेम है चैप्टर्स कि जो मैटर ए राउंडहाउस प्योर, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग मैटर के बारे में देखते हैं कि मैटर होता है क्या है। सो व्हाट इज मैटर गाइस? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। जैसे यहाँ पे देखिए एक गोल्ड बार दिख रहा है, एक क्लाउड दिख रहा है, कोई भी चीज़ हो, वाटर है, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे चेयर हो, टेबल हो, मोबाइल हो, रिकॉर्डर्स हो, जितनी भी चीज़ों के पास जो ना जिनके पास मास होता है, और यानी कि जो स्पेस का ऑक्यूपाई करे, जो कोई ना कोई जगह ले और जिनके पास अपना मास होता है, उनको मैटर बोलते हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकता है, लिविंग और नॉन लिविंग, डजंट मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। ओके, नेक्स्टली अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखें, मैटर का क्लासिफिकेशन देखें कि इसको कैसे डिवाइड किया गया है, तो सबसे मैटर को पहले दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। एक्चुअली इस चैप्टर में मेनली हमको क्या देखना है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अलग अलग करके, बट होता है क्या है, तो प्योर सब्सटेंस यानी कि एक ऐसे सब्सटेंस जिनका कंपोजिशन फिक्स होता हो। क्या होता हो? कंपोजिशन। हम लोग आगे सारी चीज़ें एक एक करके करेंगे। और मिक्सचर में क्या होता है, जिनका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता। प्योर सब्सटेंस को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मिक्सचर भी सेम है, डिवाइड होता है होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। फिर एलिमेंट्स के भी तीन पार्ट्स हैं, मेटल्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन मेटल्स में और मेटोलाइट्स के अंदर। सेम एज होमोजेनियस ट्रू सॉल्यूशंस होता है एंड हेट्रोजेनियस कोलाइड्स एंड सस्पेंड में डिवाइड होता है। एंड कंपाउंड्स यहाँ लिखा है कैन बी ब्रोकन। तो हम लोग इतनी सारी चीज़ों को इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे पहले है कि सबसे पहले हम लोग एक्चुअली प्योरिटी का मतलब क्या है। ये जो वर्ड होता है प्योरिटी या प्योर का मतलब क्या है? एक्चुअली देखिए, इसका ना एक जनरल मीनिंग में बात करूँ, हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में या ऐसे जनरल अगर हम बात करें, तो प्योरिटी का मतलब, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। अगर मैंने बोला कि वाटर प्यूरीफायर होता है, तो वाटर प्यूरीफायर क्या करता है, आपके पानी को साफ़ करके हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि पानी की गंदगी को हटाए। तो वहाँ पे गंदगी या प्यूरीफायर का मतलब क्या है कि वाटर के अंदर जितने भी इम्प्यूरिटीज़ है उसको उसने साफ़ किया। तो एक प्योरिटी का मतलब होता है उसकी शुद्धता। बट यहाँ पे इस चैप्टर में जो हमको प्योरिटी है ना, इसका मतलब बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखना है कि यहाँ पे प्योरिटी का मतलब क्या है कि सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल, जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे वाटर है, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला के वाटर H2O बनाती है। तो यहाँ ऐसे तो ये दो पार्ट है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या वाटर एक प्योर पार्ट नहीं हुआ क्या? क्योंकि ऐसे तो वो शुद्ध है, लेकिन ये जो वो फॉर्म होता है ना H2O, तो ये एक सिंगल पार्ट होता है, एक सिंपल कंपाउंड है वो, इसलिए एक सिंगल पार्ट ही है। तो यहाँ पे प्योरिटी का मतलब क्या समझेंगे कि जो सिर्फ एक टाइप के एटम से यानी कि एलिमेंट से मिलके बना हो। वही इसकी डिफिनेशन है कि प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज़ मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जो क्या हो, सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से मिलके बना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल दिया प्लैटिनम का, प्लैटिनम हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, एनीथिंग्स, एनी मेटल्स, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, जो सिंगल पार्टिकल से मिलके बना हो, जिसके अंदर दूसरा कोई पार्टिकल्स मौजूद ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। गॉट इट? प्योर सब्सटेंस को दो टाइप से बांटा जा सकता है, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड होता है कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या है? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट ऑफ इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज। इट इज मेड ऑफ ओनली कॉन्वेक्ट पार्टिकल्स। जैसे यहाँ पे देखिए एक फेरस Fe का दिखाया गया, आयरन का Fe का स्ट्रक्चर दिखाया गया। यानी कि एलिमेंट क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो ब्रेक नहीं किया जा सकता, यानी कि एक सिंगल पार्टिकल सारा Fe, मतलब इसमें चाहे Fe के 100 पार्टिकल्स हो चाहे 1000 पार्टिकल्स हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये एक ही पार्टिकल्स होगा। यानी कि एलिमेंट का मतलब क्या है कि जिसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, दो या दो से छोटे भागों में इसको बांटा नहीं जा सकता। ये सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। यानी कि एलिमेंट कैसा है? एक प्योर सब्सटेंस है। कैसा है? प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि एक सिंपलर टाइप से सब्सटेंस से मिलके बना है। यानी कि एलिमेंट में क्या ध्यान रखेंगे
कि एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको ब्रेक नहीं किया सकता, जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बनता है, उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। देखिए एलिमेंट्स के 3 टाइप्स हो सकते हैं। पहला कैटेगरी है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स और तीसरा आता है मेटलॉइड्स, इसको सेमी सॉलिड भी बोलते हैं। मेटल्स तो आप लोगों को पता है, जितने भी मेटल्स है, सिल्वर हो, आयरन हो, गोल्ड हो, ये सारे आपके मेटल्स होते हैं, जो आप लोग ऑलरेडी क्लास 7th 8th में आप मोटे मेटल्स की, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी आपने देखा है। नॉन मेटल्स जैसे यहाँ पे ये हीलियम प्लास्टिक का फिगर दिया गया है, कोई भी नॉन मेटल्स हो। और मेटलॉइड्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों को मिलाने से बनता है, जैसे लाइक सेमी सॉलिड, जैसे सल्फर का एग्जाम्पल दिया है, तो ये मेटलॉइड्स होते हैं। ये आपके जिंक है, ब्रास है, ये सब के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो ये सारे मेटलॉइड्स होते हैं। तो जनरली एलिमेंट्स को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, और ये तीनों पार्ट्स प्योर के अंदर ही आते हैं, बट तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है ना। सो व्हाट इज एलिमेंट के बाद हम कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड क्या है? एक कंपाउंड इज ए सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को मिलाने से बनता हो। कैसे मिलाएंगे? तो केमिकली मिलाएंगे, केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो। देखिए कंपाउंड भी आपका एक प्योर सब्सटेंस होता है, जबकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इसका रीज़न क्या है? क्योंकि याद क्या रखना है, ये लाइन याद रखना है कि इनका जो रेशियो होता है ना, हमेशा फिक्स होता है। इसको यानी कि हम बोल सकते हैं कि दे हैव ऑलवेज अ फिक्स प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन यूज करते हैं ना हम लोग, इनके पास क्या होगा? हमेशा सेम प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। तो दैट इज द रीज़न कि दे आर द प्योर सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल मैंने किया था वाटर का। अब देखिए वाटर है, तो वाटर के अंदर क्या है? ये भले ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हो, जब इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है? बाई मास 2 पार्टिकल्स और ऑक्सीजन का 16, यानी कि इनका रेशियो जो होता है ना, हमेशा 1:8 होता है। अब चाहे वाटर आपका 1 ml हो, 100 ml हो, चाहे 1 लीटर हो या 1000 लीटर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये अगर वाटर फॉर्म हुआ है ना, तो उनका रेशियो हमेशा 1:8 ही होगा, ठीक है। दैट इज द रीज़न कि कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है। क्लियर? दैट इज ए कंपाउंड कैन बी ब्रोकन इनटू 2 और मोर एलिमेंट बट नॉट बाय फिजिकल प्रोसेस। यानी एलिमेंट में क्या था? इसको तोड़ा नहीं जा सकता, कंपाउंड को ब्रेक किया सकता है, लेकिन फिजिकल मेथड से नहीं किया जा सकता। इनके लिए अलग मेथड्स होते हैं, केमिकल प्रोसेस से ही इनको तोड़ा जा सकता है, अलग किया जा सकता है। तो ये आपका एलिमेंट और कंपाउंड था, होप आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मिक्सचर की। तो बच्चों मिक्सचर क्या होता है? एक मिक्सचर एक सब्सटेंस है विच इज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस यहाँ भी मिक्स होते हैं, बट केमिकली नहीं होते, फिजिकली मिक्स होते हैं। दूसरी चीज़ें, इनका प्रोपोर्शन भी फिक्स नहीं होता। जैसे एक मिक्सचर दिया है सॉल्ट एंड वाटर का, तो अब सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर्स में हम लोग 1-2 चम्मच जो भी मिलाते हैं, तो ये ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली घूम गया हो। तो ऐसे मिक्सचर जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मिलाने में केमिकली नहीं फिजिकली, तो उसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। अब कोई भी हो सकता है, सॉल्ट और वाटर, शुगर एंड वाटर, किसी भी एसिड का घोल हो, तो ये सारे आपके एग्जांपल्स किसके हैं? मिक्सचर के हैं। अब मिक्सचर्स में के कई सारे टाइप्स होते हैं, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टाइप है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्सड। यहाँ पे मेन लाइन क्या याद रखना है? दे आर कम्प्लीटली मिक्सड, जो पूरी तरीके से घुल जाते हैं आपस में, एंड पार्टिकल्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। एग्जाम्पल, ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या होता है? सब्सटेंस पूरी तरीके से मिक्स हो जाता हो, ठीक है, और पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जैसे आपका मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर है, यहाँ पे क्या है? एक मिक्सचर है शुगर एंड वाटर का। अब आपको देखिए, जो शुगर पार्टिकल्स है, अगर उसको आप हिलाएंगे, मिलानेंगे, 2-4 चम्मच 2 बार मिलाने के बाद, उसको स्टीर करने के बाद, ये पूरी तरीके से वाटर में क्या हो जाता है? घुल जाता है। उसके बाद आपको उसमें शुगर पार्टिकल्स नज़र नहीं आएंगे। तो इसका रीज़न क्या होता है कि जो वाटर के अंदर जो अपना स्पेस होता है, वो स्पेस के अंदर क्या होते हैं? शुगर पार्टिकल्स मिक्स होते हैं। अगर मान लीजिए वाटर पार्टिकल्स है ना, और इस हर वाटर पार्टिकल्स में छोटे छोटे स्पेस होते हैं, तो ये जितने वाटर पार्टिकल्स के अंदर ना शुगर, उनके स्पेस के अंदर सारे, जब तक इनके अंदर स्पेस है ना, तब तक शुगर इसके अंदर मिक्स होता रहेगा, फील होता रहेगा। दैट इज द रीज़न कि ये आसानी से मिक्स हो जाते हैं। तो वैसे मिक्सचर जो पूरी तरीके से सब्सटेंस उसमें कम्प्लीटली मिक्सड हो जाते हो, उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और नो डाउट उनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, दे आर नॉट सीन ईजिली विद द नेक्ड आई। और दूसरा क्या होता है? हेटेरोजीनियस, ऐसे मिक्सचर जिसमें सब्सटेंस रिमेन सेपरेटेड एंड द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि ऐसे मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता हो। सेपरेट मतलब जिसमें पार्टिकल्स पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूँ आपको मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड है,
है ना, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड। अगर पानी में हम लोग सैंड घोल दे तो क्या वो पूरी तरीके से घुलता है? वो डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से कुछ देर आप छोड़ देंगे तो बैठ जाएगा। या आपका मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर है तो ये क्या होता है, पूरी तरीके से घुल जाता है। तो सॉरी, हेट्रोजीनियस में क्या होगा, पूरी तरीके से घुल जाएगा। तो दैट इज द रीज़न कि ये क्या हो जाता है, स्टीर हो जाता है, पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वैसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है कि इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस है। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो एक सॉल्यूशंस फॉर्म करते हैं, जिसके 2 पार्ट है। पहला होता है सॉल्यूट सब्सटेंस इन लेसर क्वांटिटी और सॉल्वेंट, यानी कि 2 पार्ट से, पहला क्या है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट। तो बच्चों इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जिसमें जो घुले, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया शुगर और वाटर का, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूट क्या होगा, वो पार्टिकल्स जिनका अमाउंट कम होता है। जैसे आप बताइए पानी और चीनी में अमाउंट कम किसका होगा, शुगर का ना। तो जिसमें जो घुलता है, यानी कि जिसमें घोलते हैं, जैसे शुगर को पानी में घोलेंगे तो शुगर क्या हो गया सॉल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिसके अंदर कोई डिजॉल्व होता है ना, उसको क्या बोलते हैं सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट का अमाउंट हमेशा ज़्यादा क्या होता है, लार्जर क्वांटिटी होती है, और सॉल्यूट हमेशा क्या होता है, कम होता है। यानी कि ऐसा ध्यान रखना है कि इसकी क्वांटिटी के आधार पे, और जिसके अंदर जो मिलता है वो सॉल्यूट, और जो मिलाएगा उसको क्या बोलेंगे सॉल्वेंट। तो दैट इज द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशंस के 2 पार्ट है। और एंड हम ये बोल सकते हैं द कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मेक अ सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन क्या होता है, सॉल्यूशन बनाता है। दैट इज द एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। इसमें क्या है, आपका वाटर क्या है सॉल्वेंट है, और शुगर क्या है सॉल्यूट है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशंस की। तो ट्रू सॉल्यूशंस क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशंस जो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाता हो, बिल्कुल होमोजेनियस की तरह, जो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाता हो। बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये भी पूरी तरीके से घुलता है, बहुत छोटा है, बट इसका जो पार्टिकल साइज है ना लेस देन 1 नैनोमीटर। अब देखिए 1 mm से भी छोटा होता है। अब 1 mm से छोटा होता है तो आसानी से दिखेगा नहीं। द पार्टिकल विल शो ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट होता है मतलब जिगजैग, यानी कि पार्टिकल्स देखते हैं ना ऐसे ऐसे मूव करता रहता है हमेशा, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। एंड इलेक्ट्रोफॉरेजिंग विल हैपन, मतलब उनके अंदर ना एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो करते हैं, तो इलेक्ट्रोफ्रेजिंग भी हैपन होता है ट्रू सॉल्यूशन के केस में। तो उसमें थोड़ा सा अंतर यही है, साइज के हिसाब से और सॉल्युबिलिटी के हिसाब से ये काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी सॉल्युबल होता है ट्रू सॉल्यूशन में। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो कुछ कैटेगरी में बांटी गई है। जैसे आप एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन हैविंग वाटर एज सॉल्वेंट। जिस सॉल्यूशंस में वाटर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करे उसको क्या बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। यानी सिंपल सा भाषा में समझिए, जैसे मैंने नमक को पानी में घोल दिया, तो यहाँ पे अब नमक NaCl यानी कि उसका फॉर्मूला क्या था सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को क्या बोल सकता है कि ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया। सॉलिड जब वाटर में घोल दिया तो कैसा बन गया एक्वस। यानी किसी भी सब्सटेंस को जब हम वाटर के अंदर घोलते हैं ना, अगर वो वाटर सॉल्वेंट होता है वहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हैविंग सब्सटेंस अदर देन वाटर, यानी कि जिसमें वाटर सॉल्वेंट ना हो, कि जैसे एसिडिक हो सकता है, बेस हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे नॉन एक्वस बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका सैचुरेटेड। इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच नो फर्दर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ, जैसे आप ऐसे समझिए, हमने एक ग्लास वाटर के अंदर अगर मैं आपको बोलूँ कि ½ kg चीनी को मिक्स करिए, तो क्या आप मिक्स कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक गिलास में ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच 4 चम्मच 5 चीनी घुलेगा। क्योंकि मैंने आपको पता ही बताया कि घुलने का सॉल्यूशन बनने में सॉल्यूबल क्यों होता है, डिजॉल्व क्यों होता है, क्योंकि इसमें वाटर का स्पेस होता है। एक बार अगर वाटर का स्पेस फिल हो गया तो सॉल्यूट क्या होगा, डिजॉल्व नहीं होगा ना। तो ऐसा नहीं कि एक गिलास पानी में हम लोग ½ लीटर या ½ kg या 1 kg शुगर को मिक्स कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशंस जो अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर ले, यानी कि अब उसके पास घुलने की कैपेसिटी ना बचे, अब उसमें कोई भी चीज़ डिजॉल्व नहीं हो सकता, तो वैसे सॉल्यूशन क्या बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ओके, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, जिसके पास और भी डिजॉल्व हो सकता है एक गिवन टेम्परेचर पे, एक निश्चित टेम्परेचर पे अगर उसमें और भी पार्टिकल्स मिक्स हो सकता है तो उसको क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और याद रखिएगा हर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को उसका टेम्परेचर बढ़ा के उसको अनसैचुरेटेड किया जा सकता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ता है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उसके अंदर स्पेस भी बढ़ेगा। दैट इज रीजन कि उसके अंदर और वो घुमा सकता है। जैसे देखते हो ना चीनी को जब गर्म करते हैं, जब चाशनी बनाते हैं,
तो वो बिना कम पानी में भी पूरा घुल जाता है। इसका रीज़न क्या है, उसको टेम्परेचर दिया गया। तो उस कंडीशंस में सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बनाया जा सकता है। कब? टेम्परेचर को इंक्रीज करके। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए, मैं कहूँगा अगर VVI है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे मैंने अभी सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात की थी, तो एक सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है या सॉल्यूशंस के अंदर, ये क्या बताता है? उसका कॉन्सेंट्रेशन बताता है। तो उसको अगर मैं फॉर्मूला में लिखूँ तो क्या बोल सकता हूँ कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, दोनों में से जो भी यूज करिए बात बराबर है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को जब अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन से डिवाइड कर देते हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाता है। अब इसमें इसको मास बाय मास निकालते हैं, मास बाय वॉल्यूम में निकालते हैं, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में निकाल सकते हैं। जैसे अगर मास बाय मास में कहूँ, यहाँ लाइन यहाँ पे आएगा, ऊपर चला गया, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सेम है, अगर वॉल्यूम के टर्म में निकालेंगे तो क्या होगा? ये सिंपल सा दो फॉर्मूला याद रखना है कि अगर मास बाय मास निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय व्हाट? मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा, तो आपको मास बाय मास परसेंटेज निकल जाएगा। 100 बस इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमको परसेंटेज निकालना है। अब वॉल्यूम निकालना होगा तो वॉल्यूम के टर्म में निकाल देंगे, मास बाय वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम बाय निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसमें आपको वैल्यू दी होगी, वहाँ पे आपको डायरेक्टली वैल्यू पिक करना है, अमाउंट डाल देना है उसका सॉल्यूशंस का, और मास डाल देना है, उसको मल्टीप्लाइड करना है 100 से, आपको इसका परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि आप उसका कंसंट्रेशन निकाल पाएंगे। अब अगला पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कि हम जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे कर सकते हैं, खास करके हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में। क्योंकि हमने देखा था कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये सिंपल मिक्सचर से, जैसे सिंपल मिक्सचर्स लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन एक तरह से ये डिलीवर किया सकता है, लेकिन होमोजीनियस या ट्रू सॉल्यूशन को नहीं किया सकता। तो उनके लिए कुछ क्या बोलते हैं, स्पेशल टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए उनके लिए कुछ टेक्निक्स है, जैसे क्या क्या प्रोसेस यूज होता है। जस्ट लाइक फर्स्ट प्रोसेस है इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकैंटेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन। ये आपके 8 के 8 जो 7 या 8 है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो आपको एक एक करके इन सभी को अच्छे से पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट प्रोसेस है इवेपोरेशन। ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऐसा मेथड जिसके अंदर क्या करते हैं, एक वोलेटाइल कंपोनेंट को, यानी कि सॉल्वेंट को, फ्रॉम ए नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्यूट बाय हीटिंग द मिक्सचर। इवेपोरेशन के केस में सिंपली क्या होता है कि पार्टिकल्स को टेम्परेचर देते हैं, गर्म करते हैं, और उसमें क्या होता है, हीट होने के कारण इवेपोरेशन के टेक्निक से उसको फिल्टर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है, इंक इज जब मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। इंक का एग्जांपल दिया है, एक मिक्सचर है सॉल्ट एंड वाटर का। यहाँ पर देखिए, इसमें सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है। जब इसको बर्नर स्टैंड से गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, वाटर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और वाटर इवेपोरेट होते होते उसमें लास्ट में क्या बच जाता है, सॉल्ट बच जाता है। तो इवेपोरेशन या फिल्टर से ही आपका सॉल्ट का फिल्ट्रेशन भी होता है। वाइट गॉज नथिंग, एक लोहे की जाली होती है, ये स्टैंड है, ये डिश है जिसमें बर्तन में रखा गया है। तो इस तरह से आप लोग इवेपोरेशन टेक्निक से हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे आपका नमक चीनी का घोल हो, सॉल्ट एंड वाटर का हो, चाहे शुगर एंड वाटर का, इसको हम लोग आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। किस प्रोसेस से, इवेपोरेशन प्रोसेस से। सेकेंड प्रोसेस आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। बेटा ये प्रोसेस कब होता है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल्स। यानी कि अगर कोई एक ऐसा मिक्सचर जिसमें एक पार्टिकल्स, डेंसर मतलब क्या होता है, घना हो, और एक पार्टिकल्स हल्का हो, तो उस पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। इसमें ये मेथड्स काफ़ी पॉपुलर है, खास करके इस मेथड से आपका बटर, घी, मक्खन, ये सारी चीज़ें निकाली जाती है। यानी कि क्रीम का सेपरेशन पार्ट सेंट्रीफ्यूगेशन से प्रोसेस ही होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक यहाँ पे घुमाने वाला हैंडल दिया, इसे घुमाते रहते हैं, या पहले गांव में देखते तो लोग हाथ से घुमाते थे, आज भी मिक्सर ग्राइंडर है, उसी का एक पार्ट है। हमको बटर निकालना हो, उसमें क्या करते हैं, जो मक्खन आता है उसको डालिए, उसको घुमाइए, तो क्या करता है, घुमाते 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 क्या होगा ना, कि जो हल्के पार्टिकल्स उसमें ऊपर आ जाते हैं और नीचे भारी पार्टिकल्स नीचे हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, एक पार्टिकल को, क्रीम को एक साथ जमा हो जाएगा, उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, वाटर उससे अलग हो जाता है। तो जब उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, यानी कि घुमाते हैं, तो मशीन से स्पिन करते हैं ना, तो क्रीम सेपरेट हो जाता है। तो ये प्रोसेस मेनली क्रीम हो, बटर हो, घी हो, उनको निकालने के लिए यूज किया जाता है। इस प्रोसेस से आपके ब्लड
जो सैंपल लिया जाता है बीमारी के लिए, वहाँ भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। उसको घुमा के ना हमारे ब्लड के जो मिक्स पार्टिकल्स उसको सेपरेट किया जाता है, तो ये पार्टिकल्स वहाँ भी यूज होता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेंसर और लाइटर पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगिंग, उनको घुमा घुमा के। ओके, थर्ड प्रोसेस है आपका डिकेंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ये मेथड क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स क्या होता है, जो पूरी तरीके से ना घुले आपस में। जैसे आपका कोई भी पेट्रोलियम हो, चाहे किरोसिन हो, डीजल हो, पेट्रोल, जब उस वाटर के साथ घुमाएंगे तो दोनों मिलते नहीं है, दोनों का लेयर बनता रहता है। तो वैसे लिक्विड जो आपस में ना घुले उसको क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स। ओके, तो उनको अलग करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। सेपरेटिंग फनल एक सिंपली एक डिवाइस है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एक कॉर्क लगा दिया जाता है, और चूँकि अब ये एक ऐसे मिक्स, जैसे यहाँ पे देखिए वाटर है, किरोसिन है, यहाँ पे येलो कलर्स में दिखाया गया जो आपको वाटर किरोसिन है, क्योंकि ये आपस में कभी मिक्स नहीं होंगे। और किरोसिन चूँकि वाटर से हल्का होता है इसलिए ऊपर होता है। अब इसमें क्या करते हैं ना कि ये जो बीकर्स है, इसमें जब इस स्ट्रैंड से सेपरेटिंग फनल में जब इसमें स्टॉप कॉर्क जिसको बोलते हैं, इसको हटाएंगे तो धीरे धीरे इसमें से वाटर नीचे आएगा। और जब इसे ही वाटर का लेवल यहाँ दिखता रहता है, जब ये आपको अलग नज़र है इसका, वापस कॉर्क बंद कर दीजिए तो एक पार्ट में आपका क्या बच जाएगा, किरोसिन, और इसमें क्या बच जाएगा, वाटर। तो इस तरीके से सेपरेटिंग फनल से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिकेंटेशन टेक्निक से ना इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये लेकिन उन्हीं प्रोसेस पे यूज हो सकता है जो इमिसिबल लिक्विड्स होंगे, खास करके जिनका वॉल्यूम जो हल्का और भारी होगा। ऐसे मिसिबल लिक्विड्स के केस में मेथड यूज नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल दिया गया, लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर जो अलग अलग होते हैं, वाटर को सेपरेट किया जा सकता है स्टॉप कॉक से, और उसके बाद जो उसमें बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका, किरोसिन या पेट्रोलियम, जो भी चीज़ें आप लेंगे। तो इस तरीके से इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। क्या करना है उसमें, सिंपल सा सेपरेटिंग फनल एक ऐसा डिवाइस है जो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकता है। गॉट इट। चौथा प्रोसेस है आपका सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एक ऐसे मेथड जो करते हैं जो सब्लिमेट हो सकता है। सब्लिमेट का मतलब क्या आ गया कि जो डायरेक्टली जैसे देखिए यहाँ पे इस प्रोसेस को समझते हैं, फ्रॉम ए नॉन सब्लिमेटल कंपोनेंट बाय हीटिंग द मिक्सचर। इसमें क्या होता है ना कि एक ऐसा कंपाउंड्स जो, जैसे जनरली हमारे पास 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड आपका जनरली क्या होता है, लिक्विड में चेंज होता है, फिर गैस में होता है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो ये टेक्निक उन्हीं पे यूज किया सकते हैं। उस प्रोसेस को सब्लिमेशन भी कहते हैं, जब कोई भी सब्सटेंस मैटर्स आपका डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये प्रोसेस इन्हीं पे यूज किया सकता है जो डायरेक्टली सब्लिमेट हो सके। तो इसमें क्या करते हैं ना, जैसे मिक्सचर दिया अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड भी आप एक सब्लिमेट होता है, एंड कॉमन सॉल्ट का। इसमें क्या है ना, अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट्स है। जब इसको गर्म करते हैं ना तो ये और यहाँ पे देखिए कॉटन प्लग से इसका बंद कर दिया गया है। ये एक इन्वर्टेड फनल है, एक फनल को उल्टा करके रखा गया है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगी ना, अमोनियम क्लोराइड्स वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे कॉटन है तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा। जब इसको ठंडा कर देंगे इस मिक्सचर्स को, तो देखिए ये जो लेयर्स है ना, चूँकि ये गैस पार्टिकल्स होते हैं तो ये इसके लेयर पे जमा हो जाएगा। तो ये जो सॉलिड सारे अमोनियम क्लोराइड्स आपके क्या हो गए, लेयर्स में जमा हो गए, और नीचे क्या बचा आपका, सॉल्ट बच गया। तो इस तरीके से आसानी से हम सॉल्ट को और अमोनियम क्लोराइड को फिल्टर कर सकते हैं। चाहे आपका कपूर हो, चाहे कैम्फर हो, इन सभी से सब्लिमेशन प्रोसेस इसको अलग किया सकता है। तो ये टेक्निक बस उनके लिए यूज करना है जो पार्टिकल सब्लिमेट हो सके, उसके लिए क्या यूज करते हैं, सब्लिमेशन। इस प्रोसेस क्या है कि एक मिक्सचर ले रहे हैं अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का, एक बर्नर से उसको हीट करते हैं, अमोनियम क्लोराइड्स वेपर और इन्वर्टेड फनल पे उसको ढक देना है। उसके बाद क्या करना है, आपका अमोनियम क्लोराइड वेपर बनेगा। इसको कॉटन से हमने बंद किया हुआ है इसलिए बाहर नहीं निकल सकता। जब इसको कूल करेंगे तो ये सारे अमोनियम क्लोराइड इसके लेयर्स में जमा हो जाते हैं, और नीचे आपका क्या बच जाता है, सॉल्ट पार्टिकल्स। तो इस तरीके से सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड दोनों आपका सेपरेट हो जाएगा। ये टेक्निक थी आपकी सब्लिमेशन। नेक्स्ट टेक्निक आपकी क्रोमेटोग्राफी। ये मेथड क्या यूज करता है, जो हमारे जितने भी कलर होते हैं ना, उनको सेपरेट करने के लिए किसी भी कंपोनेंट से, लिक्विड कंपोनेंट से उसको क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से लग जा सकता है, यूजिंग अ फिल्टर पेपर और ब्लॉटिंग पेपर। इसमें फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर का यूज करते हैं। फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर एक पेपर टाइप का ही होता है, बस उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इस एक्टिविटी में कैसे करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक नियर वन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। एक यहाँ पे एक पेपर स्ट्रिप जार में रखा गया है। यहाँ पे एक इसके अंदर ना, एक पेपर के अंदर एक देखिए यहाँ पे ब्लू डॉट एक डाला गया इंक का, और यहाँ पे एक लाइन बना दी गई है। ठीक है, अब क्या करना है ना, इसको इसके वाटर लेवल में इंसर्ट करना है, इतना ही कि ये ऊपर रहे, इसको पूरी तरीके से इंसर्ट ना हो पाए लाइन।
तो आप कुछ देर देखेंगे ना कि ये वाटर लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इंक्रीज होते तो देखिए यहाँ पे है, ये पेपर सेटअप था, यहाँ तक जहाँ तक पेपर स्ट्रिप रहेगा वहाँ तक ये पहुँच जाता है, यानी कि और जहाँ पे डॉटेड पार्ट था ना वो धीरे धीरे कम होता चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ना कहीं इसको ये वाटर लेवल के कारण इसको सपोर्ट मिला और ये आगे बढ़ता चला गया। तो इसमें क्या होता है कि फ़िल्टर पेपर जो ट्यूब होता है ना, ये कलर्ड कंपोनेंट्स आपके सेपरेट्स होते हैं, ऊपर राइज करते हैं, और राइज करने के कारण धीरे धीरे ये इंक के पार्टिकल्स या डाई पार्टिकल्स है जो ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर जाने के कारण क्या होता है ये हल्का हो जाता है। तो इस तरीके से ना इंक और डाई दोनों अलग हो जाते हैं, कलर वाले सारे कलर्स आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे, जो भी कलर्स का डाइज होंगे। तो इस तरीके से क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाता है। एंड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से क्या करते हैं हम लोग, कलर्स के प्लेटलेट्स को फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का डिस्टिलेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बार पूछा जाता है। तो ये मेथड कब यूज करता है, वहाँ पे हम लोग ई मिसिबल के थे, और यहाँ पे क्या आता है मिसिबल लिक्विड्स को जो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता हो, उनको हम लोग यूज कर सकते हैं डिस्टिलेशन मेथड से। इसमें क्या करते हैं, बाय बॉइलिंग द मिक्सचर एंड कूलिंग एंड कंडेंसिंग द वेपर्स, पहले क्या करते हैं गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, कंडेंस्ड करते हैं। ये आपका सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, पहले हम लोग एक बार apparatus देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक स्टैंड है, ये आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसके अंदर मिक्सचर रखा गया है ना। ये मिक्सचर है किसका, एसीटोन और वाटर का। इसके अंदर उसके बाद एक स्टैंड से इसको इंसर्ट किया गया। यहाँ पे एक थर्मामीटर लगाते हैं ताकि टेम्परेचर मेजर कर पाए। देखिए यहाँ से बीचों बीच ये एक डिस्टिलेटिंग फ्लास्क है, ये आपका, इसके अंदर दो चैम्बर्स होते हैं, एक यहाँ पे एक वाटर आउटलेट का चैम्बर है और एक यहाँ पे इनलेट का चैम्बर है जो पाइप से कनेक्टेड होता है। इसमें क्या होता है इस प्रोसेस में ना कि जब एक एसीटोन और वाटर को मिक्सचर को हीट करते हैं तो वाटर से एसीटोन आपका हल्का होता है, जल्दी उसका मेल्टिंग पॉइंट, ब्लॉइंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, वेपर के रूप में ऊपर उठेगा। तो जब वेपर के रूप में ऊपर उठेगा तो ऊपर बंद है, थर्मामीटर टेम्परेचर पर शो करता है। इसको रास्ता मिलेगा यहाँ से, यहाँ आया, इंसर्ट किया, जैसे ही ये अंदर आएगा ना, एक पाइप जुड़ा हुआ है ये, तो यहाँ से वाटर रिलेट करते हैं, जो वाटर इसको मिलता है वो इसको क्या करता है, ठंडा कर देता है, यानी कंडेंस्ड कर देता है। और ये जब ठंडा होगा, ये कंडीशन लिखा गया ना, जब ये ठंडा होगा तो क्या होगा, ठंडा होने के बाद वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड पार्ट्स में, और वापस लिक्विड। तो यहाँ पे ये जो गैस है सिर्फ किसका है, एसीटोन का है। तो और उसको वापस यहाँ पे एक डिस्टिलेटेड फ्लास्क में कोल्ड वाटर ना जमा कर लेते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, सारे एसीटोन जमा हो जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाता है, वाटर। तो इस तरीके से इसके अंदर जो बचा वो क्या था, वाटर, और इसमें क्या जमा हो गया, एसीटोन। तो इस प्रोसेस से, इस तरीके से हम लोग डिस्टिल सिंपल डिस्टिलेशन से इसको अलग कर सकते हैं। किसको, मिसिबल लिक्विड्स जैसे एसीटोन और वाटर था। बजाते इसमें कंफर्म किया है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए। तो सिंपल डिस्टिलेटिंग फ्लास्क में पहले इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद इसमें क्या होता है, जो वेपर उठेगा जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और फिर उसको कंडेंसर्स में पहले वाटर इनलेट देकर ठंडे पानी से गर्म करेंगे, और क्योंकि पानी ज़्यादा ना हो इसलिए यहाँ से वाटर आउटलेट होता रहता है, दूसरे चैम्बर से बाहर जाता रहता है। और फिर उसको एक पार्ट को यहाँ और एक पार्ट को यहाँ पे जमा छूटे बच जाएगा, तो इस तरीके से उसको सेपरेट कर लेंगे। तो ये प्रोसेस था आपका सिंपली डिस्टिलेशन। नेक्स्ट पार्ट है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेम प्रोसेस होता है, बस अंतर क्या है कि इसमें ना फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं। ये एक तरह से चैम्बर टाइप का कॉलम होता है, यहाँ पे देखिए, और इसका काम क्या है, बाकी सारा apparatus सेम है आपका, वाटर आउट, कंडेंसर, इनसेट, एवरीथिंग। ये तब यूज करते हैं जिसमें बॉइलिंग पॉइंट्स लेस दैन 25,000 के डिफरेंस पॉइंट्स पे कम हो। यानी कि ये apparatus कब यूज करना है, जब जिसमें बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी कम होता है। दिस apparatus is used for fractional distillation is similar to that of fractionating column। ये सब होता है सेम, बस इसके अंदर क्या होता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बीच में फिट कर दिया जाता है। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है, एक ग्लास बीड्स है which increase the surface for the vapors to cool and the condense, जो सरफेस को बढ़ा देता है ताकि जल्दी कूल हो जाए और कंडेंस हो जाए। और ये सेपरेट किसको करता है, जस्ट लाइक पेट्रोलियम हो गया, गैसेज हो गए, एयर्स हो गए, इनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का ही यूज करते हैं। यानी कि सिंपल डिस्टिलेशन तो यूज करते ही थे, बट गैस हो, एयर हो, पेट्रोलियम हो, इन सबके लिए किसका यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेम प्रोसेस, सेम तरीका, बस इसमें यूज क्या करना है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का। उसमें सिंपली क्या यूज करते थे, कॉलम का, डिस्टिलेशन सिंपल पार्ट का। अभी जो हमने बात की थी सेपरेशन ऑफ एयर की, तो कैसे करते हैं, तो एयर देखिए क्या है, मिक्सचर है गैस का, और एयर सेपरेट किया जाता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। इसमें प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले एयर को इंक्रीज किए, कंप्रेस करते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग। इसका प्रेशर इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके कंप्रेस करते हैं,
वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड एयर में। उसके बाद इसको अलाउ करते हैं कि इसमें धीरे धीरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में जाते हैं गैस की तरह, और तब गैस आपके डिफरेंट साइड्स पे अलग अलग सेपरेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे चैम्बर्स बने गए हैं। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जैसे ऑक्सीजन का 183 होता है, आर्गन का 186 होता है, नाइट्रोजन का 196 होता है। तो ड्यू टू डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स दे आर द सेपरेटेड। अगर सारे एयर का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता तो ये कभी सेपरेट नहीं हो पाते। तो सेपरेट होने का रीज़न क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इस तरीके से एयर पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट आपका है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन। लास्ट क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें प्योर सॉलिड को किससे क्रिस्टल के फॉर्म में गेट करते हैं सॉल्यूशन से। जैसे देखिए यहाँ पे एक इम्प्योर कॉपर सल्फेट से, और यहाँ पे क्या मिला है, क्रिस्टल्स, मतलब टुकड़े के फॉर्म में प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। तो ये कैसे होता है, जैसे देखिए डिजॉल्व अबाउट 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। सबसे पहले क्या करना है, कॉपर सल्फेट को बहुत धीरे धीरे पानी में, एकदम पानी की बहुत कम मात्रा होनी चाहिए, इसको घोलते हैं। फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव द, इसको फिल्टर कर लीजिए ताकि इसमें से इम्प्योरिटी जल हो जाए। आफ्टर दैट इवेपोरेट द सॉल्यूशन इन अ चाइना डिश टू गेट, इसका जिसको हीट करिए, इवेपोरेशन हो, इवेपोरेट होने दीजिए। एंड कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर एंड अलाउ इट टू कूल, इसको कवर करिए, उसको छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्रिस्टल, जिस तरह आइस के टुकड़े बनते हैं ना, उसी तरीके से कॉपर सल्फेट के टुकड़े में फॉर्म हो जाएंगे। तो इस टेक्निक से क्या होती है, सिंपली इसको गर्म करना है, इसमें से फिल्टर पेपर से या सारे इम्प्योरिटीज़ को हटा देना है। हटा देने के बाद इसको इवेपोरेट करना है, उसको ठंडा होने देना है। आफ्टर दैट यू आर गेटिंग अ क्रिस्टल फॉर्म्स, प्योर क्रिस्टल सल्फाइड। सो इस तरीके से प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल या किसी भी चीज़ का क्रिस्टल पाइड जैसे आइस है, सेम प्रोसेस ही है। वहाँ पे बस गर्म करके ठंडा नहीं करते, यहाँ पे गर्म करके ठंडा करना है फिल्टर करने के बाद। तो हमने जैसे अब हम लास्टली एक समराइजेशन कर ले तो टाइप्स हमने देखा था क्या क्या होते हैं। एलिमेंट प्रॉपर्टीज आपको पता है एलिमेंट्स की क्या क्या होती है। लस्टर होती है मेटल्स में, मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर होता है, हिट इलेक्ट्रिसिटी का, सोनरश होता है। ये आप लोग ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ चुके हो, इसको बहुत ज़्यादा डील करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नॉन मेटल्स, ठीक इसका उल्टा, जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है उसका ठीक उल्टा आप नॉन मेटल्स से कह सकते हो। और मेटेलाइट्स क्या होता है, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे बोरोन हो, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है तो दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा, वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर नहीं भी आपने भूल गए हो तो पुराने क्लास की बुक्स खोलिए, साइंस की, उसको देखिए कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। बाकी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मैंने बता ही दिया था। यहाँ पे अगर आपको समराइजेशन देखना हो तो आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं। मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड से मिलता है, जबकि ये केमिकली कंबाइंड होते हैं। इनका कंपोजिशंस का फिक्स रेशियो नहीं होता, ये हमेशा फिक्स रेशियो में होते हैं। ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं कंपोनेंट्स की, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और ये फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, जबकि इनको सिर्फ केमिकल मेथड से किया जा सकता है। तो मिक्सचर और कंपाउंड में मेरे लिए डिफरेंस होता है। तो ये था इस चैप्टर सेकेंड आपका, अच्छे से देखिएगा। और इसके बाद इसके क्वेश्चंस का सीरीज हम लोग लेके आएंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।